नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस यूट्यूब के वीडियो में। आज बात करूंगा ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। हमारे एक दोस्त हैं विक्रम मंडल जी, तो उन्होंने कई बार मुझे कहा है कि इसके ऊपर वीडियो आपने बनाया नहीं है, प्लीज़ बना दीजिए। तो उनके रिक्वेस्ट के ऊपर आधार पर मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग आई होप सो इससे बेनिफिटेड होंगे। तो बहुत सारे आप जानते होंगे कि ट्यूबरकुलोसिस किस तरह से होती है, अफेक्टेड होती है। आमतौर पर जो मेडिकल किताबों में और दूसरे टर्म से ये लिखा जाता है कि एक बैक्टीरिया होता है ट्यूबरकुलोसिस का, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले बोलते हैं, और वो अगर किसी इन्फेक्शन के कारण किसी दूसरे से, जिसको टीबी हुआ है, उससे ट्रांसमिट हो सकता है किसी दूसरे पर्सन में, उसके जो कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आते हैं, और उससे ये फैलता है, अटैक करता है। अगर एक्सपोजर कंटिन्यूसली उसके साथ रहता है तो भी वो इफेक्ट करता है। लेकिन एक खास चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। आमतौर पर ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वही पनपता है जहाँ पर इम्यूनिटी पूरा वीक हो। अगर कोई भी इंसान किसी भी ट्यूबरकुलर पेशेंट के आसपास भटके और इसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो तो उसको ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकता। अगर किसी कारण से किसी इंसान में इम्यूनिटी का वीकनेस आ जाए, उसके रेजिस्टिविटी पावर का वीकनेस आ जाए, तो वो बैक्टीरिया आकर हमें अटैक कर सकता है। चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हो, चाहे खाने से हो, इनोकुलेशन, चाहे स्किन का जो सर्जिकल कोई डॉक्टर करता है, स्किन फट जाता है, तो उस तरह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि अस्पताल में जो लोग मतलब बिना मास्क के रहते हैं और ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको भी कभी कभी होने के चांसेस होते हैं, दूसरे पेशेंट्स को भी। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको ये अटैक नहीं करता। तो हम अगर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जो आधार पर बात करें, उन्होंने जो हमें बताया कि वाइटल फोर्स ही सबसे बढ़िया जिम्मेदार होता है कोई भी डिजीज को पैदा करने के लिए, उसको हटाने के लिए। तो अगर हम उनकी बात को माने, एज ए होम्योपैथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कुछ दवाई आप लीजिए जिससे आपका इम्यूनिटी बिल्डअप हो। आपको कितने भी एक्सपोजर क्यों ना हो, कोई ट्यूबरकुलर जो एनवायरनमेंट में ट्यूबरकुलर पेशेंट के आसपास आप कितने भी भटके, आपको टीबी नहीं होगा, क्योंकि आपका इम्यूनिटी ऑलरेडी इतना स्ट्रांग हो चुका होगा होम्योपैथी के दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद। और मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि होम्योपैथी का ट्यूबरकुलोसिस का मेडिसिन क्या है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई सर्टेनिटी मेडिसिन होम्योपैथी का नहीं है ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर, क्योंकि ये आमतौर पर इम्यूनिटी के वीकनेस के कारण होती है। और बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस तो बहुत सारे होते हैं, आप लोगों को पता होगा। बोन में भी होता है तो बोन ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, कहीं पर भी होता है, एब्डोमिनल टीबी होता है, कहीं पर भी हो सकता है, उसका रिलेटिव ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। लेकिन खास करके आमतौर पर ये देखा जाता है, जो लंग्स हमारे फेफड़े होते हैं, वहां पर अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है, दैट इज कॉल्ड पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो उसको हटाने के लिए आपको होम्योपैथी का अगर सहारा लेना है, होम्योपैथी का स्कोप की बात करें हम अगर, तो कोई भी डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप ले सकते हैं। कुछ खास कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ। सल्फर हो, बेसिलिनम हो, ट्यूबरकुलिनम हो, फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक है, बहुत सारा कार्सिनोसिनम भी कभी कभी काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे डीप एक्टिंग मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल करने के बाद आप इन जो रेजिस्टिविटी के अभाव में जो भी ट्यूबरकुलोसिस में आप सफर कर रहे हैं, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ आप ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया को मारने के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो इसका परमानेंट इलाज नहीं है। वो बाद में भी कभी ना कभी अटैक कर सकता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि एलोपैथी का इस्तेमाल करने के बाद लॉन्ग टाइम तक लोग तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन और भी उसके कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। डिफॉर्मिटीज आ जाना, जो लंग्स का जो अंदर का एल्वियोली है, ब्रोंकोस है, ब्रोंक्यूल्स है, उनमें कड़ापन आ जाना, ब्रोंकिएक्टासिस बोलते हैं। तो इस तरह का बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है उसके कारण, और भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है।
बेसिकली मेरे पास एक पेशेंट आया था एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का, ये मैंने जिक्र किया था। तो वहां पर क्या होता है कि आमतौर पर कुछ जगह पर देखा जाता है कि एलोपैथी के मेडिकेशन के कारण भी ट्यूबरकुलोसिस का इफेक्ट होता है। कैसे होता है? वो पेशेंट जो आए थे मुझे, उन्होंने डायरेक्टली कहा कि तुमको, मैं जो डॉक्टर के पास गया था, एलोपैथी के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनके पास गया था, तो मुझे उन्होंने इस तरह की दवाइयाँ दी और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के लिए इस तरह के कुछ मेडिकेशंस उन्होंने बताए जिससे मेरी इम्यूनिटी कम हो जाए। डॉक्टर ने डायरेक्टली उनको कहा कि तुम्हारा इम्यूनिटी बहुत ही हाइपर रिएक्टिव है, मतलब ओवर रिएक्टिव है, इसीलिए तुमको ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का पेन हो रहा है। तो हम तुम्हें ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं कि तुम्हारा इम्यूनिटी में थोड़ा वीक हो जाए। और जब वो दवाई कंटिन्यूसली लेने के बाद वो कुछ महीनों के बाद उनको टीबी का अटैक आया। जब उन्होंने मोंटोक्स टेस्ट किया, एक्सरे टेस्ट किया और इसका जो स्पुटम टेस्ट किया, तो उनको लगा कि शायद आई एम अफेक्टेड विद टीबी, और वो डायग्नोसिस के बाद उनको क्लैरिफाई हो गया कि वो टीबी से सफ़र कर रहे हैं। जब वो फिर से दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो टीबी एंड चेस्ट के डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि आपका इम्यूनिटी अभी वीक हो गया है। तो वो चौंके, अरे जब मैं 7-8 महीने पहले जब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गया था, तो मेरा तो इम्यूनिटी बहुत ही बढ़िया था, टॉप लेवल का था, और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी है तुम्हारा। तो इसका मतलब है जो दवाई का इस्तेमाल हमने किया एंकिलोजिंग के लिए, जो भी पेन किलर हो, एंटीबायोटिक्स हो और दूसरे भी जितने मेडिकेशंस होते हैं, उनका इस्तेमाल करने के बाद उनका इम्यूनिटी इतना इस हद तक गिर गया कि ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया जो होता है, जो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, बैसिलस होते हैं, वो उनको अटैक करने लगे और उनका जो बॉडी है पूरा एकदम वीक बन गया था। अंदरूनी तरफ से जो बोलते हैं ना, वाइटल फोर्स पूरा वीक बन गया था उनका। तो बैक्टीरिया को चांस मिल गया उनके बॉडी को अटैक करने के लिए। तो सोचने वाली ये है, बिल्कुल सोचने वाली बात ये है कि अगर आपका इम्यूनिटी किसी हद तक गिर जाए, बिल्कुल आपको ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस रहता है। तो चाहे एलोपैथिक दवाइयों का लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करना हो या फिर कोई भी ऐसा एक्सपोजर हो जो आपके वाइटलिटी को वीक कर दे, रॉन्ग खाना, रॉन्ग सोना, बिल्कुल इधर उधर का, मतलब जो भी आपके लिए शरीर के लिए हानिकारक हो, आपके इम्यूनिटी पावर को वीक करने के लिए जो भी फैक्टर्स है, अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बीमारी आपको ज़रूर होनी है। और एक चीज़ है, इसका और एक पहलू भी है कि जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह के जो प्रॉब्लम है उनमें सफ़र कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम तक एंटीबायोटिक्स और दूसरे मतलब दवाइयाँ लेते हैं, उसका परमानेंट इलाज होम्योपैथी का नहीं करते, अंदर ही तौर पर उनका बीमारी रहते रहते लास्ट में, अंत में उनको ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, इस तरह का सफ़र करना पड़ता है बीमारियों से। तो कभी भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कोशिश कीजिए कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करें, पूरा केस एनालिसिस करिए, बिल्कुल ठीक होता है। जितने भी दवाई मैंने बताया, ये किसी अनुभवी होम्योपैथिक के डॉक्टर से आप दिखाइए, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस केसेस में बहुत ही बार हमने देखा है, और आप किताबों में भी पढ़ सकते हैं, जेम्स टैबलेट की किताब, रॉबिन मर्फी, एलियन बोरिक, सैमुअल हनीमैन, फेरिंगटन, बहुत सारी किताबों में लिखा है। ट्यूबरकुलोसिस केस में कुछ ऐसा मेडिकेशन अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होगी, मतलब 200 पोटेंसी का एक डोज के बाद आपने दूसरा या तीसरा डोज रिपीट कर दिया तो तुरंत उसकी जान जा सकती है, क्योंकि वो ट्यूबरकुल फट जाएगा। तो बहुत ही कॉशियसली आपको मेडिसिन का अप्लाई करना है। डायरेक्टली ऑनलाइन इसका ट्रीटमेंट मत कीजिए, फेस टू फेस डॉक्टर के पास जाकर, उनके क्लिनिक पे जाकर एनालिसिस कीजिए और बिल्कुल किसी अनुभवी डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसको लीजिए। कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन ट्यूबरकुलोसिस में किसी ने कह दिया आपको फ़ोन पे, किसी ने आपको वीडियो में कह दिया, तो तुरंत वैसे मत लीजिए, इस्तेमाल मत कीजिए। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, वरना आपको जान को खतरा भी हो सकता है। तो कभी भी ट्यूबरकुलोसिस का कोई प्रॉब्लम हो, पहले आप देखिए कि इम्यूनिटी आपका कैसे बूस्टअप हो सकता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है, शुरुआत मैंने कहा कि आमतौर पर इम्यूनिटी के वीकनेस के कारण होती है।
ज़्यादा एलोपैथिक दवाएं का इस्तेमाल ना करें, पेन किलर्स वगैरह, एंटीबायोटिक्स वगैरह, वरना ये शुरुआती दौर में थोड़े आपको रिलीफ देगा पेन से। कोई भी दर्द हो, अर्थराइटिस हो, रिमाटोइड फैक्टर हो, आर फैक्टर हो, तो CRP आर फैक्टर जिनका ज़्यादा रहता है उनके लिए बहुत ही पेन किलर्स इस्तेमाल किया जाता है। इटोरिकॉक्सिक तरह के कोई भी मतलब दूसरे जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो आपके इम्यूनिटी को वीक करने में मदद करती है और ये बाद में जाकर ट्यूबरकुलोसिस का एक रास्ता बन सकता है। मतलब ये उसको चांसेस मिल सकता है कि आप में ट्यूबरकुलोसिस जो उसका बैक्टीरिया हो, बेसिली हो, वो आपके अंदर अटैक करे। तो वो चांस मत दीजिए, बिल्कुल होम्योपैथी के ऊपर भरोसा कीजिए। ये आपके अंदर का कोई भी बीमारी जड़ से खत्म करने की इसमें ताकत है, लेकिन खुद आप इसका ट्रीटमेंट ना करें, कोई अनुभवी डॉक्टर से दिखाइए, वरना आपको जान का खतरा हो सकता है। धन्यवाद बहुत बहुत, और कीप शेयरिंग ऑल माय वीडियोस। डॉक्टर संतोष कुमार ताड़ी जो मेरे चैनल का नाम है। नए लोग जो जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। अभी तो शुरुआत है, आगे और भी है। धन्यवाद।